है ना। तो बेसिकली इसके हम 5 क्वेश्चन शायद कर चुके थे विजन वाले के ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आपको इसमें अगर नहीं भी दिखे तो आप अपने उसमें खोल लीजिएगा, मोबाइल में जो भी है ना। हम्म, ये 5th क्वेश्चन हो गया था। 6th वाले से स्टार्ट करते हैं कि who among the following is responsible for the conduct of election in the parliamentary और assembly constituency। अब टाइप कर दीजिए जिसका जो भी आंसर है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। जो भी आंसर लगता हो किसी को। हिंदी वाला भी डालो सर, ये हिंदी वाला भी। क्या बोल रहे हैं सर? हिंदी हिंदी वाला भी। हिंदी वाला भी सेंड कर रखा है मैंने एक बार। किस कोई देख के उसको पिन कर दीजिएगा हिंदी वाले को। मैंने हिंदी वाला भी सेंड करा है सर। एक काम करो ना, मीडिया में जाके देख लो इसके, वो हिंदी वाला भी मिल जाएगा फाइल्स में। इसको ग्रुप के फाइल्स में जाके देख लो, हिंदी वाला भी है। ये जिसने ऑप्शन ए दिया है एग्जैक्टली बहुत सही। अच्छा, कोई अप्रोच बता, ये तो वैसे भी डायरेक्टली है यार। अब इसमें क्या ये अप्रोच बतानी है क्या नहीं बतानी है, कि कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के। रिटर्निंग ऑफिसर। जानने वाली बात यही है अभी कि जो अभी सीईसी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड अभी इशू चल रहा था ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अभी जजेस ने भी स्टेटमेंट दिया था, है ना, कि इनको मतलब अभी तक 8 साल में इतने 24 बदले जा चुके, मतलब सीईसी आ चुके हैं, ये सब रिलेटेड है ना। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो, टाइप कर दो कौन से आर्टिकल के अंदर चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन वगैरह इन सब के बारे में मेंशन है। आर्टिकल कौन सा है वो, फैक्चुअल चीज है बट थोड़ा सा पता होना चाहिए किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन वगैरह से रिलेटेड मेंशन है। आर्टिकल थ्री निर्वाचन आयोग होना चाहिए आपका 324 टू 329 में। 665 हम्म उसका होना चाहिए। हाँ। हम्म 6 से 65 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और नए पोस्ट पे हम्म जाने के लिए वो अगर चाहेगा तो उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। और पदावधि का उल्लेख नहीं है, मतलब कितने साल तक ये रहेंगे उसका उल्लेख नहीं, मतलब संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। मुख्य निर्वाचन एग्जैक्टली। आयुक्त प्लस 2 मेंबर, और टोटल 3 बॉडीज होती हैं। अच्छा, ये 2 बार चेंज हुए थे, ये कब दो कब बार कब नहीं, 2 मेंबर ऐड करेगा? 3 बार चेंज, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार चेंज हम्म हुए। स्टार्टिंग हम्म में 1 थे, फिर 3 हुए, फिर 1 हुए, फिर 2, ऐसे करते करते अभी 3 है। स्टार्टिंग में कब हुए थे ये 2 मेंबर, मैं ये बोल रहा हूँ। किस ईयर में 2 मेंबर को याद रिक्रूट करा नहीं। गया? 1989 में, फिर उसके बाद 1993 में ये परमानेंट हो गए थे, है ना। बीच में हो गया था। अच्छा, जब बात इलेक्शन से रिलेटेड है तो ये बता सकते हैं कि 21 साल की उम्र से 18 साल की उम्र को कब रिड्यूस करा गया वोटर के लिए, मतलब 61, यूनिवर्सल एडल्ट। 61 अमेंडमेंट एक्ट था, 61वां। हम्म कौन सा वाला? 61? ये 62 किसी ने लिखा है, कंफर्म बताइए। नहीं नहीं, 61 है, 61। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, बाकी आपको पता ही होगा, इतना ज्यादा फैक्चुअल नहीं जाते हैं इतना, है ना। ये जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड लगा वो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसको। वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। तो इसका आंसर टाइप कर सकते हैं कि ये डिटरमाइन करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये ऑल्टर करी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा टू द जजेस डिसएडवांटेजेस आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, मतलब उसके अपॉइंटमेंट के बाद इसको ऑल्टर कर सकती है पार्लियामेंट, है ना। ये चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ये इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है? सर कोई सही नहीं। रिजल्ट का देखो। हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी सा स्टेटमेंट करेक्ट है। को- नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, है ना। नन, कोई सा भी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्टली भी पता चल रहा है ना। प्रेसिडेंट तो नहीं डिसाइड करता है बेसिकली, और ये भी पार्लियामेंट, ये तो सबसे पहली बात यार, ये तो लॉजिकली भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। इफ अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट हो गया और उसकी सैलरी वगैरह को, अलाउंसेस को तुम ऑल्टर कर रहे हो तो डायरेक्टली
मतलब पार्लियामेंट ये चाह रही है कि वो उस जज के अगेंस्ट में है, जो कि ऐसा गलत होता है करना, है ना। जो कि एक कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब जब तुमने किसी, मतलब आप खुद सोचो ना, आप खुद किसी प्राइवेट कंपनी में गए, आपका अपॉइंटमेंट होता 50,000 में, बीच में आपकी कंपनी आपकी सैलरी को 25,000 कर देती है, तो इसका डायरेक्टली क्या मतलब निकल के आता है कि कंपनी आपको निकालना चाह रही है। तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं होती है, एक कॉमन सेंस वाली बात मैंने आपको बताई। और ये चार्ज कौन सा भाई, ये फंड स्टेट फंड पे क्यों चार्ज होगा, है ना। सबसे पहली बात तो यही है, सुप्रीम कोर्ट की चीजें स्टेट फंड पे कब से चार्ज होने लगी, है ना। और इस तो ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, इफ अगर यहाँ से ऐसा बनने चाहे तो ऐसे बन सकते हैं कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कौन से फंड पे वो होती है, मतलब निकाली जाती है, और उनकी जो पेंशन होती है वो किस फंड पे निकाली जाती है, मतलब कौन से फंड से आती है। पेंशन हाई कोर्ट सेंटर के से आता, पेंशन हाई कोर्ट सेंटर के से। यस हाँ। यस, पेंशन पेंशन सेंटर से, और जो उसका सैलरी है वो स्टेट वाले से। हम्म सेंटर के कौन से फंड से, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होता है, यानी कि मैंने काम नहीं हम्म कर सकता। हम्म कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकल के आती है इनकी सैलरी ना। मतलब सैलरी बोलो, पेंशन सैलरी जिस स्टेट में वो सर्व करेंगे वो स्टेट रेस्पॉन्सिबल होगा उनकी सैलरी के लिए। अच्छा ठीक है, ये तो हो जाता है। और इससे रिलेटेड जिसको जो लग रहा है वो क्वेश्चन बता सकता है कि उसको ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं, वरना फिर हम, मतलब मैं बनाने की कोशिश कर दूं, इफ अगर कोई भी, सुमित सर या हेमंत सर, एज सच अभी सर, जो भी लग रहा है आपको कि इससे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सर एक वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है सर, उसके हाँ। बारे में आर्टिकल पूछ सकते हैं ना। अच्छा। कौन से सही है। ये अमेंडमेंट से आया वो भी। हम्म इसमें एक स्टेटमेंट ये भी डाल सकता है कि किस पार्ट में है, किस भाग में है, यानी किस अनुसूची में है। अच्छा सही है। थर्ड अच्छा चलो, मैं इस पे थर्ड फ्रेम में है। करने की कोशिश, फ्रेम करते हैं इस पे। एनजेएसी आया था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये कब आया था 2015। और इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नल एंड वॉइड करार दे दिया था, और किस बेसिस पे। 99। हम्म 99। ठीक है, आप 99। टाइप करिएगा जो भी, हाँ। बट किस बेसिस पे इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था, और किस अमेंडमेंट, सुप्रीम 99 आपने बताया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये क्या बोलता है। मतलब इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था ना, जो कि अभी भी इशू चल रहा है, तो थोड़ा सा ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम पे अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म वगैरह ये सब ना, तो इसलिए ये बेसिकली वही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाले में डिफरेंस, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को वो कर रहा था, मतलब लेजिस्लेशन पार्ट ले रही थी किसमें, जुडिशरी में, है ना। जो कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इशू वगैरह था एक पर्सनल लेवल पे, बट फिर भी सेपरेशन ऑफ पावर इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया, है ना। मतलब इसको खारिज ही कर दिया एक तरीके से। 99th अमेंडमेंट एक्ट है एग्जैक्टली, है ना, जो कि बताया था। अच्छा टोटल जजेस कितने होते हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट में। 34। अच्छा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंक्लूड इंडिया। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, ओके। एनजेसी में जब रिक्रूटमेंट होता था तो उस टाइम पे कौन कौन मेंबर होते थे, मतलब अपॉइंट करने के लिए उसमें। याद हो तो बता सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, जब ये नल एंड वॉइड करार हो गया है तो। बट फिर भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए।
इसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, 2 सीनियर जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, है ना। एक यूनियन लॉ मिनिस्टर, दो पर्सन नॉमिनेट करे जाते थे तुम्हारे वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। हेलो। प्राइम मिनिस्टर वगैरह के द्वारा, मतलब एक कमेटी बैठती थी, नॉमिनेटेड कमेटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर लोकसभा में, है ना। तो वो 2 पर्सन को रिक्रूट करती थी बेसिकली। चलो ठीक है, जब ये है ही नहीं तो ऐसा जितना भी वो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसा पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको और ऐसे देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट का तो अभी जैसे इशू चल ही रहा है ना, कि कॉलेज में हम वाईफाई बोल रहे हैं, वाईफाई खोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अभी सही है, कुछ टाइम पहले नहीं आ रहा था सही से। अरे यार, क्या हुआ? हेलो। हाँ सर आ अच्छा रही अच्छा है अच्छा, अभी अभी तो आ रही है ना। हाँ, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये 8th क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन द गवर्नर एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। मतलब गवर्नर किस इनमें से कौन से मैटर में अपने डिस्क्रिशन को यूज करता है, मतलब बेसिकली कौन से मैटर में। एक तो पहला कि जिस टाइम पे वो सबमिट करता है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 356 में, कि फेल्यूर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट में। सेकंड, रिजर्व करता है बिल का कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को इफ किसी भी एक सिंगल पार्टी के पास कोई मेजोरिटी नहीं होती है, तो किस उसमें वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है। इसका ऑप्शन किसी ने क्या टाइप करा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन सी। सी। ओके। अच्छा, तो बता सकते हैं कि ऑप्शन सी क्यों टाइप करा, जिसने भी, क्योंकि ज्यादा आप, सही आपका रहेगा आवाज जो आ भी रहा है सर। आपका रीजन। वॉइस वॉइस कट कट कर आ रहा है आपका आवाज। मैं ये बोल रहा हूँ, जिसने भी जो भी टाइप करा है वो अपना रीजन भी बता सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, मेरी आवाज ज्यादा ही कट रही है क्या? हेलो। बहुत ज्यादा कर रहा हेलो। हूँ जी। आप सही आ रहा हेलो। है। हाँ हाँ हेलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने ऑप्शन सी लगाया है वो अपना रीजन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों सर सिंपल सा प्रोविजन दिया हुआ, अब इसमें रीजन उन्होंने दे। सी क्यों लगाया है। 356 का होता है तो करता ही है, रिजर्वेशन बिल्स ये भी होता ही है। हाँ, तो आर्टिकल बताइए ना, कौन सा आर्टिकल में है ऐसा? हम्म, हम्म, तो प्रेसिडेंट के लिए हम्म। बिल रिजर्व आप करता है ये शायद। बताओ पहली बात तो, उसको डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी है? हम्म, हाँ ठीक है। और बताइए और क्या है। देखो, सबसे पहली बात, ये तीनों डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है।
ये सबसे पहले इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देते हैं। तीनों ऑप्शन सही है ये। 356 के अंदर इफ अगर मतलब किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो वो सर वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आवाज गया। हेलो हेलो हाँ अब आ रहा। बंद हो गया है और मैंने ये लैपटॉप से बोल रहा हूँ। यार अभी दिक्कत आ जाएगी स्टार्ट करने में उसको, सॉरी उसके लिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हेलो हेलो हाँ अब आ रहा है आवाज सर, आवाज आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ इफ अगर मतलब मेरा मोबाइल शट डाउन हो गया है, पता नहीं क्यों क्या हो गया उसमें, मैंने अभी लैपटॉप से ही बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। तो चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ वरना फिर वो दिक्कत हो जाएगी। मैं इस वाले क्वेश्चन को बोल रहा था जो है ना, मेरा मोबाइल शट डाउन हो गया, पता नहीं अपने आप ही क्या हो गया उसमें, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाया था, है ना। तो डिस्क्रिशनरी पावर उसको बेसिकली है, और ये जो सबमिटिंग जो रिपोर्ट है ये 356 के अंदर जस्ट लाइक जैसे कोई गवर्नमेंट काफी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो गवर्नर ही रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, ये डिस्क्रिशनरी पावर ही है ना। ये जो तीनों ऑप्शन में दे रखी थी रिजर्वेशन से रिलेटेड बिल के आर्टिकल 200 के अंदर है ना। और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना कि इफ अगर कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में ही नहीं है, इनवाइट करता है ना गवर्नर, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं। एक बार राजीव गांधी को भी बुलाया गया था, बट राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया था, है ना, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी, तो राजीव गांधी जी को भी बुलाया गया था, है ना। तो ये आपके 163 आर्टिकल के अंदर मेंशन है डिस्क्रिशनरी पावर के रिगार्डिंग चीजें, है ना। और ये बेसिकली गवर्नर जो है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करता है यूनियन टेरिटरी में, आर्टिकल 239 के अंदर, है ना, आर्टिकल 239 टू के अंदर ना। तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यार इफ अगर कोई करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं, वरना मुझे फिर ये लैपटॉप में ही स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। मतलब सुमित सर करेंगे क्या वो? यार मेरा मोबाइल का कुछ ज्यादा इशू आ गया। नहीं मैं तो दिखा ही नहीं पाऊंगा इसमें स्क्रीन से। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं यार। इफ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने मोबाइल में खोल लीजिएगा पेपर को, मैंने डाल रखा है, पिन कर रखा है, इफ अगर कोई दिक्कत ना हो ऐसा तो। कहाँ है फाइल में? कौन सी वाली फाइल है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विजन पीटी 365 क्या लिखा हुआ है? विजन 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 सीरीज। विजन का करना है, विजन का, विजन वाला, विजन वाला है ना, विजन वाला। मैंने ये पिन कर रखा था एक। इंग्लिश, इंग्लिश है ना? इंग्लिश है। हिंदी हिंदी वाली भी वाला होगी। भी है उसमें वैसे। हाँ नीचे हिंदी हुआ। वाली भी होगी उसमें। कहाँ आप पिन करो? इस- ये वाली क्या? मैंने पिन कर रखी है वैसे शायद। मिल गया मिल गया। हम्म। तो 7th क्वेश्चन कर लिया था यार, तो वो 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो ये ये कैसे ही हो पाएगा हिंदी मुझे। कहाँ है? हिंदी तो मिल ही नहीं 8th रहा। क्वेश्चन, अरे सर अच्छा हिंदी भी अच्छा, जस्ट ये उसी के ठीक नीचे ठीक है, है, ठीक है, पिन ठीक। वाले हाँ मैसेज के नीचे, मिल गई, मिल गई, मिल है गई। ना। क्वेश्चन तो यार क्वेश्चन ये नंबर स्क्रीन मैं कितना है? शेयर नहीं कर पा रहा हूँ अभी मोबाइल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9। 9 है ना? ओके मैं शेयर करता हूँ। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि, दिख रहा क्वेश्चन? दिख रहा सब कुछ बैक में? हाँ स्क्रीन तो दिख रही है आपकी। रिकॉर्ड कर दीजिएगा सर इसको, एक काम करना। रिकॉर्ड होगा मेरे से? अच्छा हो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है।
आप रिकॉर्ड लोग कर दो इसको। आप लोग लगाओ, ठीक है? यही क्वेश्चन है ना 7th नंबर? ये इंग्लिश में खोल दीजिए, ये हिंदी में खोल दिया शायद आपने। मेरे से हिंदी वाली ही होगी, मैं इंग्लिश वाला नहीं करूँगा। मुझे उसमें दिक्कत होगी फिर समझाने में। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे हम मैनेज। बाकी तो आप लोगों ने क्वेश्चन खोल ही नंबर रखा होगा अपने में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 सर। 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये है, जिला योजना समिति डीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। लगाइए इसको। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के रेफरेंस में तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट, मतलब 74th अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं डीपीसी के वो नॉमिनेट करे जाते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। थर्ड, इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों के लिए होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो मतलब छोटे छोटे स्टेटमेंट है, आप बता सकते हैं, लेकिन आप प्लीज खोल इसका लीजिएगा इंग्लिश वाले जो अपने मोबाइल में। इसका इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि 74th अमेंडमेंट एक्ट से ही आया था। सेकेंड वाला स्टेटमेंट डीपीसी के सभी सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, गलत है ये सेकेंड स्टेटमेंट। डी और बी कटेगा इसका ऑप्शन। इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है, ये गलत है, ठीक है। इसमें जिला योजना समिति है ना, ये सिर्फ जिले से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर एक होना चाहिए, ओनली वन। बाकी आप लोग चेक करो आंसर क्या है इसका। इसका आंसर सर 3, 1 एंड मतलब 3 ओनली, सी ऑप्शन। अच्छा, ये भी दे रहा है। हम्म ठीक है, मतलब इसमें जिला इसका योजना चलो समिति रीजन गलत है। देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है ऐसा, है ना, कि इसमें क्या है कि ये तीनों ऑप्शन है। देखो सबसे पहली बात, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ही प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, है ना, क्योंकि भाई ये आपका आर्टिकल 243 में भी मेंशन है ना, आर्टिकल 243 जेड टी वगैरह में इससे रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड, है ना। और क्या इसने बोला सेकंड स्टेटमेंट, क्या बोला था इसने सेकंड स्टेटमेंट में, क्या कि ये मतलब जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं आपके गवर्नमेंट वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गवर्नर ही रिक्रूट करेगा उन सबको। उसमें लगभग 4/5 जो मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में वो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, है ना, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत से, म्यूनिसिपैलिटीज लेवल से, इन सब से भी रिक्रूटेड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नर के द्वारा ही रिक्रूट करे जाते हैं। और भाई ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट ही होगा, है ना, कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा मेंबर्स का इस कमेटी में वो बेसिकली एक पोर्शन, मतलब आपका एक प्रोपोर्शन, मतलब रूरल एरिया से भी होता है और अर्बन एरिया से भी। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के लिए यार डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, क्या सिर्फ ये कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सिर्फ अर्बन एरिया के लिए ही काम करेगी? क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ऐसा सिंपल ऐसे भी सोचो, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या सिर्फ एक जो शहरी क्षेत्र है उसी के लिए होता है क्या? तो ग्रामीण के लिए भी होता है। तो सेम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्लान करेगी सिर्फ गांव, मतलब शहरों के लिए थोड़ी, गांवों के लिए भी करेगी, दोनों के लिए होगा वो चीज, है ना। तो इस कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते थे टैकल, है ना। तो ये वाला सेंस आ जाता है इसमें। तो ठीक है, 10th क्वेश्चन बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करे जाते हैं सेम इलेक्ट, मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है। सेकंड की जो मतलब अ रिजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल नीड टू बी पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी, मतलब इनके रिमूवल का जो एक रेजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा दोनों हाउसेस में। तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन से गलत, आप बता दीजिएगा। दोनों दोनों गलत है इसमें मेरे हिसाब दोनों से। गलत। अच्छा दोनों गलत है स्टेटमेंट। ओके, तो क्या होना, मतलब क्यों गलत है? एक लिखा है ना, मिनट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वो उसी निर्वाचक मंडल से होता है जिससे राष्ट्रपति होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें मनोनीत सदस्य भी आते हैं, जबकि राष्ट्रपति वाले मनोनीत सदस्य नहीं होते, ठीक है। तो इसमें हम्म, डिफरेंट है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में डिफरेंट है बहुत सारा, ठीक है।
सही है अभी सही। इसमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला कि उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये गलत है क्योंकि राज्यसभा में ही पारित होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर है, इसलिए ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट। एग्जैक्टली बहुत सही बहुत सही। ये आर्टिकल 67 में भी आपको मिल जाएगा, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड। बहुत सही सर, काफी अच्छा। इफ अगर किसी को रीजन में कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राज्यसभा में ही पास होता है ना। ये सिंपल सी बात हम जानते हैं। मतलब जो राज्यसभा में रेजोल्यूशन वगैरह जो वहां से ही सर मतलब आगे इन द बढ़े। सेंस कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई स्पेशल मेजोरिटी से नहीं पास होगा ये, राज्यसभा में सिंपल उसको एक इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि स्पेशल मेजोरिटी से ही ये पास होगा, है ना। सिंपल लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है, बस। और भाई वो पहला वाला तो बेसिकली वो गलत ही है ना, उसका तो आप जानते ही हैं। ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड, उसके बारे में दो स्टेटमेंट है कि जो चेयरमैन होता है कमेटी का वो सिर्फ लोकसभा से होता है। ध्यान से, द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी कैन बी ओनली फ्रॉम लोकसभा, कि इसका जो चेयरमैन हो सकता है वो सिर्फ लोकसभा से हो सकता है। सेकंड, जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं हर साल एक टर्म के लिए, मतलब उनका जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ एक एक साल के साल लिए के लिए, होता हाँ। है और हर साल रिक्रूट इसका होते हैं। तो दोनों सेकंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट गलत सही है। होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही होना चाहिए, बी होना चाहिए 11 का। क्यों क्या दे रहा है ऐसा आंसर? रीजन बताइएगा मेरे को। फर्स्ट, आंसर क्या आप फर्स्ट स्टेटमेंट गलत बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होना चाहिए और सेकंड स्टेटमेंट सही। है? हाँ, इसके लोकसभा के नहीं, इसमें शायद हाँ सॉरी सॉरी, लोकसभा का नहीं होता है, लोक विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है। विपक्ष के नेता इसमें शायद जाते हैं, समिति के अध्यक्ष बनते हैं। नहीं लोकसभा नहीं, के मैंने क्या बोला, एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़िएगा। मैंने अच्छा ऐसा केवल कुछ, लोकसभा से हो सकता है। हाँ स्टेटमेंट पढ़िए आप एक बार। फिर तो दोनों सही होना चाहिए इसका। हो भी सी है क्या? सकता है लोग, इसमें इशू क्या, पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, और पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन वो डायरेक्ट लोकसभा में ही होता, तो मैं भी हो सकता। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों वो था ही करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट सही हैं, है ना। दोनों नहीं ही नहीं, स्टेटमेंट सही हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर बोलता ना तो पहला स्टेटमेंट जाता वहां पे, ठीक है, लेकिन हाँ लोकसभा तो सिर्फ लिखा तो उसके अंदर इंक्लूड हो गया वो। हाँ तो मैंने वही हाँ, बोला ना, विपक्ष का एक नेता बार नहीं बोलता, स्टेटमेंट को ठीक है। पढ़ना, एक बार हाँ। और इसमें अगर वो और देखा जाए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तो ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है वो 1964 में क्रिएट हुई थी, कृष्णन मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये आपका एग्जामाइन करती है, मतलब रिपोर्ट्स को, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड अकाउंट्स वगैरह होते हैं, या जो आपकी कैग जो रिपोर्ट आपकी सबमिट करता है उन सब चीजों को। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, ये है ना। जो ये कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग, ये कौन कौन सी कमेट मतलब कौन कौन सी चीजों को इवेल्युएट इन द सेंस एग्जामाइन नहीं करती है। जो डे टू डे मैटर्स होते हैं उनको नहीं करती है, टेक्निकल मैटर्स जो होते हैं उन सबको नहीं करती है ना बेसिकली। जो और बेसिक और इसमें ऐसा चीज देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह इन द सेंस की, तो मतलब बिजनेस वगैरह कमर्शियल फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड होते हैं, उन सबको भी इवेल्युएट नहीं करता है ना। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल दे कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को भी एग्जामाइन करती है, तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक अंडरटेकिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जामाइन नहीं करती है ना। और एज सच इसमें मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक साल का ही उनका कार्यकाल होता है ना बेसिकली। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक और चीज बता सकते हैं इसमें, क्या कोई मिनिस्टर इसमें मेंबर हो सकता है इस कमेटी का, कैबिनेट मिनिस्टर? नहीं।
है ना। कोई कैबिनेट मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता, ये चीज पता होनी चाहिए बेसिकली, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाते हैं, इसका आंसर बताइएगा डी डी आप। डी। इसका तो नेक्स्ट क्लियर है, क्वेश्चन, फैक्ट है ये। इसको स्किप कीजिए आप, एकदम क्लियर कट है। नेक्स्ट वाले में, हाँ ये तो फैक्चुअल है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है ना। ये तो एकदम फैक्चुअल है, ये आपको पता ही होगा। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं? रीड इन द सेंस, चलो मैं बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये रिमूव करे जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे, है ना। और जो जो द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशन। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं करा जा सकता लेजिस्लेचर में, एक्सेप्ट केवल इम्पीचमेंट मोशन के दौरान ही डिस्कस करा जा सकता है इनके बारे में। दोनों। सर हिंदी में पढ़ दीजिएगा आप, अगर पढ़ना सर चाहें हो तो। गया। लिख रहा है, समझ लिख में आ रहा गया सर होगा वैसे। सुमित सर। पहला स्टेटमेंट जो है ना, इसका पहला स्टेटमेंट जो है बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। हम्म। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम्म। गलत है। उसमें अच्छा। सेकंड स्टेटमेंट जो साथ में ये लगा हुआ, उसमें लिखा है क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। हम्म। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब पहले लगाना पड़ेगा इम्पीचमेंट, तब उसका बहस करना है वहां पर। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि बहस होगी पहले, फिर इम्पीचमेंट लगेगा, फिर ऐसा होना चाहिए प्रोसेस, अगर अच्छा, प्रोसेस की बात करें तो। ठीक है। दोनों आप सही होगा, दोनों सही होगा सर। हम्म। देखिए चेक कीजिए क्या अच्छा है। अच्छा, रीजन भी कोई और बता बताना चाहे, टाइप करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज, जो भी जिसको लग रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं बेसिकली, है ना। सकते। दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात यार, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। और जो ये बेसिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि भाई लेजिस्लेचर में जजेस से रिलेटेड कुछ भी कंडक्ट वगैरह डिस्कस नहीं करा जा सकता, केवल इम्पीचमेंट मोशन में उनके बारे में ये सब डिस्कस करा जा सकता है ना, जो कि सही बात है। इम्पीचमेंट मोशन के दौरान ही इस तरीके का डिस्कशन वगैरह जो भी उन्होंने, मतलब जस्ट लाइक ऐसे मान लो कि किसी जज ने कोई एक फैसला सुना दिया, तो उस फैसले के ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो सकती कि उसने ऐसा कोई गलत दिया है सही दिया है वो सब करा है। लेकिन इम्पीचमेंट के दौरान ऐसे आप पॉइंट व्यू पॉइंट रख सकते हैं, ये सही बात है ना, कि हम डिस्कस नहीं कर सकते उसके कंडक्ट वगैरह के बारे में एक नॉर्मल लेजिस्लेचर के दौरान, है ना। तो ये वाला सीन आ जाता है। ऐसे भी इम्पीचमेंट में तो होता है डिबेट डिस्कशन। हाँ, इम्पीचमेंट में तो होगा, वो डायरेक्टली बोल रहा है ना, एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशन, हाँ है ना। वो उसने डायरेक्टली लिख दिया ना कि एक्सेप्ट, उसने वो भी दे जी। दिया कि हाँ इसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, 14th वाले का क्या होना चाहिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है इनका क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ द स्टेट वो ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये सेम तरीके की पावर एंजॉय करता है लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ऑर्डिनरी बिल्स में। ये सिंपल फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। दो पहला वाला उन, तो पहला तो गलत ही है इसका, कि विधान परिषद के सीजन के लिए संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं है, साधारण विधेयक से होता है, साधारण संशोधन से होता है। हम्म। दूसरा बोला इसके पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियां नहीं, इसका पावर कम होता है। ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पावर बराबर होता है, जैसे राज्यसभा का लोकसभा का है ना, वैसे ही विधान परिषद का और विधानसभा का बराबर होता है। ठीक है। हम्म। ये हो सकता तो है सही, हाँ ये हो सकता है।
कि हाँ ठीक है, ऐसे कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर आ रहा है क्या इसका 14th का? तो किसका क्या आंसर आना चाहिए 14th का, ये बताइएगा। बी बी। बी, ओनली 2 हाँ इज करेक्ट। मैं बोलूं यस। सेकंड भी गलत है। हाँ मुझे वही तो पहले में डाउट हो रहा था, क्योंकि इसका पावर बहुत कम है उससे, वहां पर तो एकदम नगण्य पावर है इसकी, तो ये डी ही होना चाहिए, इसका सारे गलत होने चाहिए 14th का। नहीं, तो फिर बनाने का क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, मतलब मतलब देखिए बस बनाया। इतना ही है, चलो मतलब है, ठीक है, ऐसा पहला नहीं कि क्वेश्चन मतलब था। नहीं। जब ऑर्डिनरी व्हील पर भी इक्वल राइट नहीं होगा, इक्वल पावर नहीं होगा, तो फिर इसको कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सुमित सर कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। देखो बेसिकली क्या होता है, देखो कि उसने ये नहीं बोला कि सेम इक्वल पावर है कि नहीं है, मतलब वो सेम डायरेक्टली वही बात करना चाह रहा है, सॉरी, कि इस मतलब ऑर्डिनरी बिल के दो उसमें सेम पावर होती है कि नहीं होता है। देखो मान लो कि उसने क्या करा, अमेंडमेंट करके काउंसिल वगैरह ने ऑर्डिनरी बिल में कुछ पास करके दे दिया कि ये सब तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। काउंसिल असेंबली के ऊपर रह जाती है वो चीज, वो उस चीज को माने कि नहीं माने, है ना। अल्टीमेटली पावर तो उसकी ज्यादा हो गई ना। काउंसिल ने उसको ये कह के दिया कि इसमें अमेंडमेंट कर लो आप, यहाँ पे ये जरूरत है, ये सब एज सच उन्हें रिकमेंडेशन दे दी। बट अल्टीमेटली वो उस पर बाउंडेशन नहीं डाल सकती है असेंबली पे कि आपको ये करना ही है ना। वो अल्टीमेटली असेंबली पे ही डिपेंड हो जाता है वो चीजें, कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे, वो वाला सिनेरियो हो जाता है। तो इसलिए असेंबली को थोड़ी सी ज्यादा पावर हो जाती है एज कम्पेयर टू काउंसिल, है ना। तो ये वाला सीन उसमें क्रिएट हो जाता है। आंसर तो बाकी एक, दोनों गलत। हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो? दोनों दोनों गलत स्टेटमेंट। होना चाहिए। इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन बोल रहे हो ना, डी। अच्छा डी। स्टेटमेंट पहले भी करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, मेरा मोबाइल का भी थोड़ा इशू चल रहा है, तो ये लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन 15 है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डिस्क्वालिफाइड। इसका ऑप्शन बता दीजिए क्या होगा। अब इनको क्या ही पढ़ूंगा। 15 नंबर है ना। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्हरित हो जाता है? पहला, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। दूसरा, यदि वह विकृतिचित और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। और तीसरा, यदि वह सुनिश्चित प्रावधान के तहत कर दी है। तीसरा तो सही है, दूसरा भी सही है इसका, और मुझे पहला भी सही लग रहा है, क्योंकि ओनली थर्ड कहीं पे नहीं दिख रहा ऑप्शन। तो इसका आंसर डी है क्या 15 का? क्या तीनों आंसर सही बता है। रहे हैं? तीनों सही है। डी डी डी। 1 हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन डी सही है एग्जैक्टली exactly। इसका तो मतलब सेम एकदम आपको पता भी होगा, अब इसमें क्या बात करी जाए, है ना, कि अनसाउंड माइंड वगैरह होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, जो कि प्रोविजन है 10 शेड्यूल के अंदर। एकदम सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है ना। अब मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा वो करिएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन जैसे अभी हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन क्या जस्ट जैसे 15 तक करे, 15 से 50 तक इफ अगर हम विजन वगैरह इन सब का कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन करने में ऐसा आसानी रहेगी कि इसका और क्या एंगल हो सकता है, किसने कैसे सॉल्व करा, थोड़ा से वो चीज में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अभी क्या 10 क्वेश्चन भी आधे घंटे में हो जा रहे हैं, मतलब टाइम लग जा रहा है आधे घंटे से ज्यादा। अब उस सिनेरियो में क्या होगा, 30-40 क्वेश्चन बहुत प्यार से निपट जाएंगे कि उसमें किसने क्या वो निकाला, किसका 16 आंसर सही है किसका नहीं। 16 देखिए, 16 का तो एलिमिनेट हो रहा है हम्म। आंसर। नहीं सर, नहीं मैं किया जा बोल रहा हूँ सकता है। मैं अभी तो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा मेरा मतलब मोबाइल और लैपटॉप का इशू आ रहा है। आप अगर करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल भी पूरा बंद पड़ गया है यार, है ना? बाकी सब कहाँ चले गए, बाकी सब तो क्लियर कर चुके हैं। हम्म, सबके पास क्वेश्चन है ना वैसे? हाँ क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको 50 क्वेश्चन तक की लिमिट कर लेते हैं, कल 50 तक उसको प्लीज करके आइएगा, है ना। आपके लिए भी बेनिफिट होगा, मेरे लिए भी।
हम सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिट है। एज सच ये नहीं है कि आपके पर्सनल लेवल के लिए बेनिफिट है। आप वही चीज हमको आके बताएंगे तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा, मतलब इन द सेंस कि आपका भी एक नया मेथड निकल के आएगा कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इफ अगर मैं कुछ चीज बताऊंगा तो उससे भी पता चलेगा कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। वो सिनेरियो काफी अच्छे से हो जाएगा ना, इसलिए। तो इसको अभी अभी थोड़ा सा यार, मैं उसके लिए सॉरी यार, मेरा मोबाइल और ये लैपटॉप दोनों बहुत इशू कर रहे हैं। मैं इतना ही अभी कर पाऊंगा 15 तक, है ना। बाकी फिर चलते हैं। हाँ सर। सुमित सर क्या करा जाए, इशू आ रहा है यार मेरा तो बहुत। कल ही करते हैं फिर हम इस बार। हाँ सर, मतलब मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो लैपटॉप को मुंह के पास रख के कर रहा हूँ। ईयरफोन में भी पता नहीं क्या हो गया, ये पकड़ नहीं रहा है। ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी अभी, आज अभी के लिए। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।